उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एडिटर्स टॉक में हम अलग अलग जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के मेहमानों को यहाँ आमंत्रित करते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं उनसे उनके क्षेत्र से संबंधित बातों को कि कैसे वो अपने जीवन में अपने क्षेत्र को जी रहे हैं। तो आज इस एडिटर्स टॉक में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, जो कि ऑर्थोपेडिक एंड बोन रिप्लेसमेंट सर्जन है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में कोरोना काल में भी इन्होंने हमारे इस समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो सबसे पहले ब्रजेश जी, हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को दो शब्द अपने विषय में बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर ब्रजेश यादव ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैं भाईंदर में नवघर रोड पे स्नेहा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, वहीं मेरी सब सर्जरी करता हूँ। मेरा जन्म ही बॉम्बे में हुआ है, मेरी पढ़ाई बॉम्बे में हुई है। मेरा 12th MBBS, पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्थोपेडिक सर्जरी और मेरा फेलोशिप और जो भी मेरी ट्रेनिंग हुई है, जो मैं आज जिस स्थान पे पहुंचा हूं, उस स्थान पर पहुंचने के लिए जो भी मैंने हासिल किया है, मैंने बॉम्बे से ही हासिल किया है। काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे मुंबई को उसके लिए। और मेरा 10th तक तो मैं भाईंदर में ही किया हूँ। 12th मेरा जो है विक्रोली से है। मेरा MBBS नायर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ से किया है और मेरा DNB ऑर्थोपेडिक जो है वो पारसी जनरल हॉस्पिटल दिल्ली बोर्ड से हुआ है। और उसके बाद मैंने कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया, जैसे शताब्दी, KEM, ये सब हॉस्पिटलों से काम करते करते जब मुझे काफ़ी अनुभव हो गया, तब मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल अपने भाईंदर में इसलिए चालू किया क्योंकि मैं भाईंदर का ही स्टूडेंट हूँ, भाईंदर में रहा हूँ बचपन से, भाईंदर की गली गुचियों से परिचित हूँ। इसलिए भाईंदर में ही हॉस्पिटल खोलने का मैंने निश्चय लिया और तब से मैं आज भाईंदर में पिछले 5 साल से हड्डी के सब रोगों के लिए अपनी सेवा दे रहा हूँ। आप रहने वाले सर बेसिकली यूपी जौनपुर? यस, मेरा नेटिव प्लेस जो है यूपी का है। मेरे माता पिता सन 78 में वहाँ से यहाँ पे आए थे और उन्होंने इंडस्ट्रियल फील्ड में अपना शुरुआत की और फिर हम लोग उन्हीं से बड़े हुए और आज हम अपनी इस जगह पे हैं। ठीक है सर, आप ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में आए। हम एक क्वेश्चन जनरली होता है क्या है कि MBBS करने के बाद लोग स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ता है। यस। तो बहुत सारे क्षेत्र थे, वो चाहे न्यूरो सर्जन का हो, आई नेक का हो, अलग अलग तरीके। तो आपने ऑर्थोपेडिक ही क्यों चुना, वो मैं चाहूँगा कि दर्शक। हाँ, काफ़ी अच्छा सवाल है, जीवन से संबंधित है। एक्चुअली MBBS के बाद जब हम तैयारी करते हैं आगे क्या लेना है, तो लोग एग्ज़ाम देते हैं, जैसे रैंक आता है वैसा ले लेते हैं। पर 2 घटनाएं मेरी ज़िंदगी में हुई। एक घटना हुई कि मेरे भाई ने मुझे चैलेंज किया था। मेरा भाई IAS ऑफिसर है बॉम्बे में, इस समय रेलवे डिपार्टमेंट में IAS ऑफिसर है। उसने मुझे चैलेंज किया, तू अगर बॉम्बे में पोस्ट ग्रेजुएट करेगा तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा। अरे दूसरा चीज़ हो गया, उसने बॉम्बे का चैलेंज दिया। दूसरा, मैं एक बार तैयारी करने के लिए जा रहा था, उस समय ईस्ट वेस्ट में कोई ब्रिज नहीं था, हम ईस्ट वेस्ट पटरी से जाते थे पहले भाईंदर में, आज के 11 साल पहले। तो एक दिन मैं जा रहा था अपनी साइकिल लेकर, उसमें साइकिल का बहुत चलन था, मैं साइकिल चलाता था और अच्छा लगता था मुझे। तो ईस्ट और वेस्ट में 2 पटरी के बीच में खड्डा था और वो शाम का समय मैं देख नहीं पाया वो खड्डा, और मेरी साइकिल और मैं खड्डे में गिर गए और मेरे दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो गया। फिर मैं नायर हॉस्पिटल गया जहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ। वहाँ लोगों ने बोला, अरे ब्रजेश तुझे दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुआ है, तुझे प्लास्टर लगाना पड़ेगा। मेरे दोनों हाथों में प्लास्टर लग गया। अब समझिए मेरे दोनों हाथों में प्लास्टर था और मेरे सुबह से लेकर रात में कैसे जीता रहूँगा, कैसे पानी पीता रहूँगा, कैसे टॉयलेट जाता रहूँगा, कैसे कपड़ा पहनता रहूँगा। इतनी सब दुविधाओं को जब मैं झेला, तब मैंने ऐसा सोचा कि प्लास्टर लगाने के बाद भी आदमी कैसे काम कर सकता है, ये मुझे आज इसका अनुभव हो गया है। तो फ्यूचर में अगर कोई प्लास्टर लगा होगा उसको, तो मैं उसको आइडिया दूंगा, बेटा ऐसा करो तो काम होगा। और वही चीज़ मुझे उस दिशा में लेके गई। मेरा अच्छा रैंक आया ऑल ओवर इंडिया में और मैंने ऑर्थोपेडिक चुन लिया। इंटरेस्टिंग रहा सर आपका ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में जाना।
और कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं जो हैं वो लाइफ में इंस्पायर करती है अपने कर्म क्षेत्र को चुनने के लिए, और आपने बहुत अच्छा आपने बताया था हमारे दर्शकों को। सर मैं चाहूँगा कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो व्हाट इज़ द ऑर्थोपेडिक एंड सर्जरी एंड रिप्लेसमेंट वगैरह जो चीज़ है, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को वो चीज़ क्लियर कीजिए। अच्छा, ऑर्थोपेडिक, ये ऑर्थो जो वर्ड है ये फॉरेन से लिया गया है। ऑर्थो का मीन्स होता है हड्डी, और पेडिक इसलिए डाला गया है, पेडिक का मतलब होता है बच्चा। पहले जो भी फ्रैक्चर होते थे वो बच्चों को ज़्यादा होते थे, तो इसीलिए वो लोग ने डाल दिया हड्डी और बच्चा। पहले एडल्ट में फ्रैक्चर नहीं होता था बेटा, बिकॉज सब जमीन थी, समझदार लोग कहीं चढ़ते नहीं थे, कोई गाड़ी नहीं चलाते थे, रहता था क्या, बच्चे अपना खेलते थे, कूदते थे, एक दूसरे को मारते थे। समझदार आदमी तो मारेगा नहीं किसी को, तो उस समय बच्चों को ही फ्रैक्चर होता था, इसलिए हड्डी बच्चे का, तो ऑर्थोपेडिक वर्ड आया था। बट अभी क्या हो गया कि एडल्ट लोग भी बाइक चलाते हैं, काम करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, बिल्डिंग पे चढ़ते हैं, गिरते हैं, मारामारी होती है। दाऊद लोग जैसे लोग जब तक जिंदा है तब तक हमारा धंधा चलता है। तो इसीलिए ऑर्थोपेडिक वर्ड शुरुआत हुआ था बच्चों से, बाद में उसके अलग अलग ब्रांच बने। अब तो ऑर्थोपेडिक में भी 10 ब्रांच है। ओके, जॉइंट का अलग, स्पाइन का अलग, उंगली का अलग, गले की हड्डी का अलग, एंकल का अलग, नी का अलग, हिप का अलग, फ्रैक्चर का अलग, रिवीजन सर्जरी के अलग। क्योंकि कभी कभी आपकी सर्जरी किसी ने की, समझ लो बाइक आपकी नसीब अच्छी ना हो या करने में कुछ हुआ हो और आपका हड्डी नहीं जुड़ा, तो उसको रिपीट सर्जरी करनी पड़ती है। और ऐसा काफ़ी कॉमन है, ऐसा नहीं कि आपकी हड्डी नहीं जुड़ी तो उसमें डॉक्टर की गलती है, ऐसा नहीं है। अब आप सिगरेट पीते हो तो आपकी हड्डी नहीं जुड़ सकती है, आपने प्लास्टर लगाया था उसका दुरुपयोग कर लिया, आपकी हड्डी नहीं जुड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती है। उसके भी स्पेशलिस्ट आ गए हैं मार्केट में, बट होना ही है, धीरे धीरे हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन हुआ है। ट्रांसपोर्ट में भी देखो, पहले रिक्शा चलता था, अब कार आ गई, मेट्रो आ गई, फ्लाइट आ गई, अब कुछ और आने वाला है जो आपको समझ में नहीं आएगा, स्पेस में आप जा सकते हो। तो हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन ऐसे ही बड़ा है, जैसे जैसे स्मार्टनेस बढ़ी है, टेक्निक्स बढ़े हैं, डिवीजन होते गया है। तो ऑर्थोपेडिक शुरू हुआ था बच्चे के फ्रैक्चर से, अब हो गया है ट्रॉमा और जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो मैं करता हूँ। ट्रॉमा मतलब फ्रैक्चर, और जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब आपका घुटना खराब हो गया, आपका 60 साल हो गया, आपका हिप खराब हो गया, तो रिप्लेस करते हो। दूसरा स्पाइन और सब अलग स्पेशलिटी है। नॉर्मली मैं ट्रॉमा और जॉइंट रिप्लेसमेंट में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो ऐसे इसमें स्पेशलाइजेशन है। क्या बात है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि आपने बहुत अच्छा घटना सुनाई कि आप साइकिल से जा रहे थे, गिर गए, दोनों हाथ टूट गए, लेकिन जब डॉक्टर आप बने इस क्षेत्र में, ऑर्थोपेडिक में आए डॉक्टर बने, उसके बाद आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी कि नहीं कि आपके हड्डी टूट गए और आप? हाँ, एक घटना हुई थी ऑर्थोपेडिक बनने के बाद, अभी हाल में 2 साल पहले हुई थी। ज़मीन पे बैठ के हम लोग खेल रहे थे, कुछ खेल खेल रहे थे पेन से, तो ज़्यादा देर ज़मीन पे बैठने से मेरे इस हिप में दुखने लगा। फिर मैंने 2 दिन बाद रियलाइज़ किया पेन बढ़ गया है। फिर मैंने थोड़ी स्टडी की और सब कुछ सीनियर्स लोग से बात की, वो बोले ज़मीन पे बैठना सिर्फ इंडिया में ही होता है। अगर आप कोई भी फॉरेन मूवी देखो, कोई भी फॉरेन सीरियल देखो, आपको ज़मीन पे बैठा ना कोई भिखारी मिलेगा, ना सेठ मिलेगा, ना रंग मिलेगा, ना वर्कर मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। पूरी मूवी देख डालो, यहाँ तक कुत्ता भी ज़मीन पे नहीं बैठता है। बट अपने इंडिया में एक प्रचलन है, शुरू से गुरुकुल चला आ रहा है, और हम ज़मीन पे बैठना एक इज्जत समझते हैं, हम सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं, हम जब ज़मीन पे बैठते हैं, ये हमारे यहाँ प्रथा है। बट कहीं ना कहीं एक 40 साल की उम्र तक ज़मीन पे बैठना ठीक है, उसके बाद ज़मीन पे बैठना कहीं ना कहीं घुटनों को, जॉइंट्स को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाता है। तो मैं साइंस के हिसाब से मानता हूं, और मैं लोगों को यही संदेश देता हूं। मेरे ओपीडी में डेली 30-40 पेशेंट आते हैं जॉइंट पेन के, मैं सबको संदेश देता हूं, देखिए ज़मीन पे ना बैठे, हो सके जितना एक छोटा सा पाटला ले लें, कुर्सी ले लें, बेड पे बैठे, ज़मीन पे ना बैठे। मतलब दोनों गैप होना चाहिए ज़मीन और उसके बीच हाँ, में। एक फीट का गैप हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़मीन पे बैठने के लिए आपके सब जॉइंट मुड़ के एक हो जाते हैं। आप ज़मीन पे बैठने के बाद इतने छोटे हो जाते हो, जब बैठते हो तो आप इतने बड़े दिखते हो। तो क्या होता है, जॉइंट जितना खुला रहेगा उतना आराम रहेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, और आप लोग भी इस चीज़ का पालन करेंगे कि ज़मीन जो है वो अलग बात है कि हमारे देश में इसकी प्रथा है, ज़मीन पे लोग बैठते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर आप कहें तो जब ओल्ड एज पे लोग जाते हैं तो वो जो ज़मीन पे हम बैठते हैं तो उसका खामियाजा जो है, जब हम उम्र हमारी बड़ी होती है तो उस समय हम इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, जॉइंट पेन होता है। तो आपसे गुजारिश है, डॉक्टर साहब ने भी बताया, आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस चीज़ को कम से कम जो धरती, ज़मीन और आपका गैप कम से कम 1 फीट का ज़रूर अंतर होना चाहिए, ताकि आप लाइफ में आपके जोड़ों का जो दर्द है वो नहीं हो। और अगर ज़्यादा दर्द होगा तो फिर डॉक्टर साहब लोग समझ सकते हैं। वेलकम टू मी। सर अब हम थोड़ा सा इस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल मुद्दा है, वो है कोरोना का। यस, कोरोना। अभी भी हम कोरोना से बाहर नहीं निकले हैं।
तैयारियां हो रही हैं, प्रिपरेशन हो रहा है, मेडिकल जो मेडिसिन्स हैं, वैक्सीन है, उसके ऊपर काम चल रहा है, शायद कमिंग कुछ समय में ही हम 2-3 महीने में। हाँ, बट एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि कोरोना काल में जिस समय प्योर लॉकडाउन था और आप जिस चीज़ के डॉक्टर हो, तो उस समय केसेस ज़्यादा नहीं मिलते होंगे। नहीं आए थे ज़्यादा। इससे अलग एक चीज़ और कि जितने भी डॉक्टर्स थे जो कोविड को देखते थे उनको तो छोड़ दीजिए, जो जनरल नर्सिंग होम थे चाहे डॉक्टर्स थे, वो जनरल पेशेंट को नहीं ले पा रहे थे। एक रिस्क फैक्टर कि कहीं उनको कोरोना हो और मुझे ना लग जाए, चाहे हमारे इस इलाके में तो लोग बहुत सफ़र करते थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए कहीं कोई नहीं मिलता, ना डॉक्टर मिलते थे ना नर्सिंग होम। तो आपका एक नर्सिंग होम है स्नेहा हॉस्पिटल करके, और आप एक डॉक्टर, तो आपने उस काल में किस तरीके से काम किया? आप क्या एक्सेप्ट करते थे पेशेंट को, क्या करते थे आप उस समय? राइट, आपका सवाल काफ़ी हद तक सही है, लेकिन उसमें ऐसा तकलीफ है कि पेशेंट्स के लिए हम लोग ओपन थे, बट पेशेंट हम लोग तक पहुंच नहीं पाते थे। राइट, अब जैसे एक पेशेंट गोरदे नाके पे रहता है, उसको नौघर रोड आना है, अगर उसको जॉइंट पेन है तो कैसे आएगा? रिक्शा बंद, सब चीज़ प्राइवेट बंद। तो कहीं ना कहीं पेशेंट को ऐसा लगता था मैं ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है मुझे, बट ट्रीटमेंट मिलने के लिए आपको नौघर रोड तक आना है। ट्रांसपोर्ट बंद है, वो भी गवर्नमेंट की एक अपनी विपरीत परिस्थिति थी, उसको बंद करना पड़ा। तो अगर मेरे रोड पे जो मुझ तक पहुंचता था उसका ट्रीटमेंट मैं करता था। हाँ, उसके लिए हम प्रिकॉशन लेते थे 4। सबसे पहला उसका हम टेम्परेचर चेक करते थे गेट पे। सेकंड चेक करते थे उसको कि मास्क पहना है कि नहीं। तीसरा, हम भी और उनको भी हम सैनिटाइजेशन देते थे। और फिर हम थोड़ा कांटेक्ट कम हो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसका चेक करते थे। मेरे क्लिनिक पे कोई वापस नहीं गया कि सर कोरोना की वजह से नहीं देख रहे हैं, ऐसा आज तक कोई पेशेंट नहीं हुआ। अभी भी कोरोना अप्रैल से ज़्यादा है, अप्रैल में जितना कोरोना था उससे अभी ज़्यादा है मीरा भाईंदर में, फिर भी सब क्लिनिक अभी धड़ल्ले से चल रहे हैं। रीज़न बिहाइंड दैट, समय के साथ आदमी सीखता है। डॉक्टर भी सीखा, पेशेंट भी सीखे, रिक्शा वाला भी सीखा, हर आदमी सीखा। तो अब सब लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, अब सब लोग पहुंच भी रहे हैं। बट उस समय भी जो आ पाया उसका ट्रीटमेंट हमने पद्धति से किया, ताकि जो वो आया है उसको भी तकलीफ ना हो कोरोना वाली। बाकी तकलीफ तो मैं भगा दिया, बट कोरोना वाली तकलीफ ना हो, ना मुझको उससे हो ना उसको मुझसे हो। तो अभी भी मेरे ख्याल से इंटरनेशनल गाइडलाइन से अगर आप मास्क पहने हैं, जो कि हम अभी नहीं पहने बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडियो में, और प्लस हम हिस्ट्री में आपकी ले चुका हूँ, आपको फीवर नहीं है 7 दिन से और आपने भी मेरे से लिया ही है। बट अगर आप अच्छे से मास्क पहन रहे हो, अपने हाथों को सफाई बनाए रखे हो, तो कोरोना आपसे थोड़ा दूर भागेगा ही। अब बिना मास्क के बाइक चलाओगे, कहीं भी खड़े हो जाओगे, सिग्नल पे खड़े हो जाओगे तो होना ही है कोरोना। बट सेफ्टी लोगे, डेफिनेटली कोरोना नहीं होगा, डेफिनेटली। क्या बात है। ये टेक्निकली आपको वैसे भी टीवी से, रेडियो के माध्यम से, हर माध्यम से सरकार के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि अभी भी कोरोना है, और कोरोना को अन्यथा वो आप उसको ईजी वे में मत लें। आप अपनी सुरक्षा को खास ध्यान दें, वो चाहे मास्क हो, चाहे वो हैंड सैनिटाइज़र हो, डिस्टेंस हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोग मास्क यहाँ ना पहन के यहाँ पहन रहे हैं। नास्क, किसको नास्क कहते हैं, सही बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से और डॉक्टर ब्रजेश यादव जी की तरफ से कि आप प्लीज़ इस पे ध्यान दें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। हो सकता है कि आपके आसपास हो, तो आप इससे बच के रहें, ये हमारी गुजारिश है आपसे। सर, आगे हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप जिस क्षेत्र के हैं, डॉक्टर, हड्डी टूटना, गर्दन टूटना, फिर कमर टूटना, लेकिन कोरोना काल में जो लॉकडाउन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस समय हर कोई घर में था, ना बाइक चलती थी, ना ऑटो चलता था, ना रिक्शा चलता था, ना लोग कहीं जाते थे, किसी के ना हाथ टूटते थे, ना पाँव टूटते थे। तो ये 4-5 महीना जो है केसेस नहीं, ना के बराबर। तो इस समय, उस समय आपका प्रोफेशन शून्य मात्र हो गया। तो उस समय आप क्या करते थे? अच्छा, मैं महाराष्ट्र से, मेरी डिग्री है, तो महाराष्ट्र काउंसिल का मैं बाध्य डॉक्टर हूँ। तो उन लोगों ने कंपलसरी ड्यूटी लगाई थी कि जहाँ भी हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर है, बोलते हैं उसको अर्बन हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर, वहाँ पे आपको 15 दिन ड्यूटी देनी है। उसका वो लोग पेमेंट करते थे। एक चीज़ वो है। दूसरा चीज़ है कि टेम्बा हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे हमको हड्डी के पेशेंट, जो भी जिसको कोरोना हुआ है, उसको हड्डी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। 100%। तो उसके लिए उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि अगर कोई कोरोना पेशेंट को कमर दर्द कर रहा है, जॉइंट में पेन है, फ्रैक्चर है, तो आप उसको आके देखोगे, तो उसका भी मानधन टेम्बा हमें देता था। तो ऐसे कुछ खर्चों से, कुछ पैसों से हमने अपना जीवचर्या चलाया है। और पैसे का कोई लिमिट नहीं है, आप 2000 में भी व्यापन कर सकते हो, 20,000 में भी कर सकते हो। तो जो मिला गवर्नमेंट ने दिया,
हम उससे खुश थे। और बाकी ओपीडी आती थी, जैसे मैं आपको बताया मेरा खुला था, तो जहाँ 50 पेशेंट जगह मेरे 5 पेशेंट आते थे, बट मेरा जीवन यापन अच्छे से चला, मुझे कोई उसमें तकलीफ नहीं हुई। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर ब्रिजेश। अब हम एक और अहम क्वेश्चन है कि जनरली आप जिस फील्ड से आते हो, डॉक्टर हो, तो कोरोना पीरियड में डॉक्टर्स को लोगों ने रियल कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने जाते हैं, और आप भी काम कर रहे हो, और हमने देखा भी जिसमें कोरोना वॉरियर्स में एक डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स जितने हैं वो आ जाते हैं, सफाई कर्मी हो जाते हैं, पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस वाले, और जो मैं भी अपने विषय में बता दूं, हमारे जैसे जो भी पत्रकार हैं जो कोरोना में काम किया, वो भी कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने जाते हैं। कुछ समय जब कोरोना काल के बाद कुछ कंट्राडिक्शंस भी आए, कुछ डॉक्टर्स कह लो या नर्सिंग होम, वो आप न्यूज़ पे भी आपने देखा कि एक तरफ डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी को एक जो होना चाहिए वो निभा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें आ रही थी, हम लोगों को भी खबरें मिल रही थी, हमने न्यूज़ भी किया इस पर, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं इस जो समय है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि ये जो कोरोना काल है, परेशानी है, इसको अवसर में बदलो, तो सही में किसी ने नेगेटिव वे में जाके इसको अवसर में बदल लिया और कमाने का जरिया समझ लिया। अच्छा, हाँ। तो एक छोटे से छोटा जो ऑटो वाला है उसका 8 लाख का बिल था, किसी का 10 लाख का बिल था, सही। तो ये कहीं ना कहीं एक धब्बा लगने वाली बात होती है। तो आप एक डॉक्टर हो, तो इसको किस रूप में देखते हो? सही सोच रहे हैं आप, सही सवाल भी कर रहे हैं, बट इसका मैं दिल से जवाब दूं? अच्छा, दिल से जवाब ये है मेरा कि गवर्नमेंट ने कोरोना पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेड अवेलेबल किए थे शुरू से लेके अब तक। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, जहाँ तक मेरा इंक्वायरी है, गवर्नमेंट के बेड कभी फुल नहीं हुए आज तक, अभी तक। मतलब अभी भी कोई गवर्नमेंट के इतने सेंटर है, अगर आप तो पत्रकार है, आपको हर एक चीज़ अलग से भी बनाया गया था ना, अलग अलग जगहों, तो कहीं भी बेड फुल नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ कि जब कोरोना चालू हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था, कुछ 26 मार्च था, तो मेरे 19 स्टाफ में से 9 स्टाफ नहीं आए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो क्यों नहीं आ रहे हो? बोले सर कोरोना चल रहा है, घर वाले भेज नहीं रहे हैं। बोला ठीक है मत आओ। फिर बाकी 10 बोले सर हम भी नहीं आएंगे। बोला क्यों? बोले सर उनके लिए कोरोना है, मेरे लिए कोरोना नहीं। बोला हाँ आपके लिए कोरोना है। बोले आप एक काम करो, मेरा पेमेंट 10,000 है, 30,000 पेमेंट दो, तो मैं काम करूँगी। मुझे दरकार थी उसमें पेशेंट, मेरे स्टाफ तो चाहिए मुझे, क्योंकि भले 5 पेशेंट आए, स्टाफ तो लगेगा, आज झाड़ू मारने वाला चाहिए। तो हाँ, जी। मैंने उनको 30,000 के लिए मान्य कर लिया। मतलब ठीक है मैं आपको 30,000 दूंगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी हॉस्पिटल में जाके नहीं पूछा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज जहाँ भी कोरोना के पेशेंट प्राइवेट में एडमिट है, वहाँ जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, कोई भी स्टाफ 50,000 रुपये सैलरी के नीचे नहीं काम कर रहा है। ये मैं देखा हूँ, सुना हूँ, और मेरे स्टाफ जो नहीं आए वहाँ जाके 50,000 में काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है, बट मेरे खुद के स्टाफ मेरे बाजू वाले हॉस्पिटल में जहाँ कोरोना है वहाँ काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। खाना, अब प्रॉब्लम हो रहा है, कोरोना पेशेंट को खाना कौन देगा, कौन बनाएगा? 2 चीज़ है। ये सब मैं प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा इसमें, बट प्रैक्टिकल पॉइंट है। खाना बनाने के लिए आपको खाना ये चाहिए ना, अनाज का भाव डबल है, अनाज मिल नहीं रहा है, डीमार्ट बंद, बिग बार्गेट सब बंद, जहाँ मिल रहा है वहाँ महंगे मिल रहा है, बनाने वाला महंगे मिल रहा है, गैस महंगे मिल रहा है। मतलब ओवरऑल जो कॉस्ट थी, एक नॉर्मल हॉस्पिटल स्टे 5 दिन का आपका 50,000 होता है, तो उस समय 50 का सीधा 2.5 लाख हो गया, क्योंकि हर चीज़ का रेट डबल हो गया, स्टाफ मिल नहीं रहा है। एक पेशेंट मुझे फ़ोन किया, मेरे पहचान के हॉस्पिटल में एडमिट था, बोला सर यहाँ पे बिल 2 लाख रुपया हुआ है, आप इसको कम कराओ। मैं बोला मैं कम करा देता हूँ, 20,000 रुपये आपका मैं माफ़ करवा देता हूँ। तो मैंने माफ़ करवा दिया। बोले नहीं सर और कम कराओ। मैं बोला एक काम कर, तो 20 दिन वहाँ पर रिसेप्शन में बैठ जा, देख नहीं 20 दिन ड्यूटी कर, मैं तेरा 2 लाख माफ़ कर दूंगा। मैं बोला रिसेप्शन, अच्छा हाँ, कम से कम काम तो देखो। हाँ नहीं देखो नहीं करो मतलब 20 दिन आप रिसेप्शन में बैठो, जो भी पेशेंट आएगा उसको फाइल बना के दे दो, 20 दिन मेरे यहाँ हॉस्पिटल में काम करो, तुम्हारा 2 लाख माफ़ है। इसका मतलब उसका पगार मैंने किया 3 लाख रुपया। नहीं माना, बोला मैं क्यों करूँ? मैं बोला यही तो सब पूछ रहे हैं, मैं क्यों करूँ? अब जो कर रहा है वो पैसा ले रहा है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थोड़ा ओवरचार्ज हुआ है, बट हर एक, जैसे आपने बताया कि मोदी जी ने बोला कोरोना को अवसर में बदलो, तो किसी ने कुछ अवसर में बदला, किसी ने पॉजिटिव में जाके, किसी ने नेगेटिव में लिया, किसी ने फाइनेंशियल वे में लिया उसको। आज खाली डॉक्टर ही नहीं कमाए, रिक्शा वाला भी कमाया होगा। आज रिक्शे का फीस 15 रुपये हो गए, जो 10 रुपये में जाते थे, आप खुद जाते हो। हर चीज़, पेट्रोल बंद हो गया तो पेट्रोल ब्लैक में मिलने लगा, किसने ब्लैक में खरीदा?
किसी ने तो खरीदा ब्लैक में, पेट्रोल बंद हो गया था, फिर भी लोग घूमते थे। तो कहीं ना कहीं ओवर चार्ज हुआ है, मैं उसको मान्य करता हूँ, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर या जो भी नर्सिंग होम रहा है उन्होंने भी उसको उतना खामियाजा भुगता है। आज मुझे बताओ, मेरी वाइफ है, अगर मुझे जाना है कोरोना हॉस्पिटल के अंदर और मेरा छोटा सा बच्चा है, आपको लगता है मेरी फैमिली में जाने देगी? लेकिन आपने तो गया। मैं तो नहीं गया, लेकिन मतलब जो भी आदमी गया, जो भी प्रॉपर, मैं तो एक पेशेंट को देखा, बट उसने तो कोरोना पेशेंट को देखा, उसके घर पे क्या बीत रही होगी। अगर ये घर पे आएंगे, मेरे बच्चे को कोरोना हो जाएगा, हमारे बच्चे को, और अगर 15 दिन वहाँ रहेंगे तो मैं कैसे अपना व्यापार करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई उसका चार्ज किया है तो उसने अपने मेहनत को, अपने अवसर को या अपने उपलब्धि को, जैसे वहाँ खड़ा है प्रेजेंस है, उसको चार्ज किया है। आप किसी के चार्ज को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन थे। अब आपको पैसे का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ क्यों नहीं है? प्राइवेट में जाइए, या तो फिर प्राइवेट में पहले पूछ लीजिए मेरा कितना चार्ज होगा। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, आप पूछोगे नहीं कितना चार्ज हुआ है और बाद में चार्ज लगेगा तो कैसे प्रॉब्लम होगा। अब जब आप होटल में बैठ के खाते हो तो मेनू देख लेते हो ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये होती है डॉक्टर साहब कि आप अगर जनरल होटल में जाके खाना खाओ, उसका बिलिंग अलग है, और 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में, तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को, कि हम किस लायक है, अपने पास जेब में कितने पैसे। और बहुत ही अच्छा टेक्निकली जवाब आपने दिया, वो जो कोरोना वॉरियर्स, और क्योंकि नो डाउट डॉक्टर, नर्सिंग होम इस कोरोना काल में उन्हीं के बदौलत लोग जो कि भी हैं, लोग जिंदा बच रहे हैं, जो कोरोना से फाइट करके आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, डॉक्टर्स भी इलाज करते करते उन्होंने दम तोड़ा है। तो इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस कोरोना काल को पार पाने में, और पा भी रहे हैं हम लोग। और डॉक्टर ब्रजेश ने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कि एक खंड खंड करते हुए, एक एक पर्टिकुलर चीज़ों को तोड़ते हुए जवाब दिया, कि और अपने एक्सपीरियंस को लिया कि मेरा स्टाफ जो 10,000 पे काम करता था उसको हमने 30,000, क्योंकि सामने से फ़ोन आ रहा था मैं आऊँगा लेकिन मेरे घर के लोग नहीं आने देंगे। राइट। तो अगर मैं आऊँगा सर तो मुझे 30,000 रुपये दीजिए, और आपने दिया। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशंस अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर के साथ मजबूरियाँ रही होंगी, जिसके कारण ओवर चार्ज हो रहे होंगे। ये बातें तो सही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह होती है, तभी कुछ और कहीं ना कहीं गलत भी होता होगा। देखो, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, एक सीधे से नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन एज अ कस्टमर, आज पेशेंट को कस्टमर का रूप दे दिया गया लॉ ने, तो आपको इंक्वायरी करना है कि इसका कितना कॉस्ट होगा, एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, कोई केस खराब हो जाता है। अभी कोरोना आपको हो और मेरा को हो, मेरा फेथ अलग है, आपका फेथ अलग है। हो सकता है कि मैं आईसीयू में चला जाऊँ और आप 5 दिन में ठीक होकर चले जाओ। अगर मैं आईसीयू में चला गया तो मेरा बिल तो बढ़ेगा। तो आप बोलोगे कोरोना में गया 2.5 लाख का बिल हो गया, नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट हुआ, आप कोरोना से बाधित हो गए, आपको तकलीफ हुई, आपका तकलीफ बढ़ गया, आपका चेस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व था, आप में दवा ज़्यादा गई। कोई चीज़ का इसमें फिक्स नहीं है कि आपको कोरोना हो गया आपको 30,000 में ठीक करेंगे। 30,000 में भी ठीक हो रहे, 30 लाख देने के बाद भी डेथ हो रही है। आप नानावटी, वोखाड़, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो पेशेंट एकदम लास्ट स्टेज में जाते हैं, पहले छोटे छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर लास्ट स्टेज में जाते हैं, वहाँ डेथ होती है, बट 30 लाख जा चुका होता है। क्योंकि वो डेली का यूज़ होता है, हर चीज़ में यूज़ है। ग्लोव्स पहनते हैं, अभी हर पेशेंट, हर डॉक्टर जा रहा है पेशेंट को नया ग्लोव्स, नया कपड़ा पहन के। आज मुझे एक शर्ट खरीदने के लिए मुझे 1 महीना कमाना पड़ता है, एक पीपी किट खरीदने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चार्ज हो रही प्राइवेट। हाँ, अगर एक बात मैं मानता हूँ, अगर गवर्नमेंट बोलती कि प्राइवेट में एम्प्लॉय हम देंगे, मशीन हम देंगे, दवा हम देंगे, डॉक्टर खाली काम करेगा, कोई डॉक्टर ना नहीं बोलेगा, हाँ भाई तुम सब दो हम करेंगे, बट गवर्नमेंट खुद भी व्यवस्था नहीं कर पाती, बिकॉज मैन पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको उठा के मेरे घर पे बर्तन नहीं धुलवा सकता। तो ऐसा है, मैन पावर का सवाल था। कहीं कहीं हुआ होगा ओवरचार्ज, मैं उसको नकारता नहीं, बट कहीं कहीं पेशेंट को भी पूछना चाहिए इसका क्या चार्ज है। जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट क्लियर रहे पहले से, तो ना पेशेंट को तकलीफ होगी, जो मैं कभी नहीं देना चाहूँगा, ना डॉक्टर को होगी। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब डॉक्टर ब्रजेश साहब ने दिया हमारे इस सवाल का। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर, हमने प्रोफेशन के विषय में बहुत सारी बातें, कोरोना काल के विषय में बात कर ली। आप अपने प्रोफेशन के अलावा सोशल वर्क से भी ताल्लुक़ रखते हो, सोशल वर्क भी करते हो, तो सोशल वर्क के विषय में मैं चाहूँगा कि आप किस तरह के कार्य करते हो हमारे दर्शकों को। सोशल वर्क एक्चुअली डॉक्टर सोशल वर्क से ही आगे आता है, बिकॉज रियल डॉक्टर जो हम लोग जब काम करते हैं, हम 5 साल 8 साल फ्री में काम करते हैं, पेशेंट का ऑपरेशन भी फ्री में करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें हमारी ट्रेनिंग होती है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से पेशेंट को चार्ज नहीं होता। दोनों तरफा दो तरफा फ़ायदा है उसमें। बट अभी डॉक्टर बनने के बाद, प्राइवेट फील्ड में आने के बाद, सोशल वर्क हम ऐसे करते हैं जैसे कि कोई गांव साइड है, वहाँ पे हेल्थ कैंप लगा लेते हैं। काफ़ी सेवा मंडल्स हैं, राजस्थानी सेवा मंडल है, मारुति सेवा मंडल है, हनुमान सेवा मंडल है, कभी पॉलिटिशियंस भी लगाते हैं। उसमें हम जाके अपना फ्री कंसल्टिंग करते हैं।
चेक करते हैं। काफ़ी फार्मा से हमारा कांटेक्ट रहता है, वहाँ से हम दवाइयाँ सैंपल लेते हैं। गरीब जहाँ गरीब बस्ती है वहाँ जाके हम उन दवाइयों को देते हैं, उनका हेल्थ में सुधार होता है, उनको आगे बढ़ने का टाइम मिलता है। और कहीं ना कहीं जब गरीब के बीच में एक नहीं बोल सकता मैं, एक अमीर, एक पढ़ा लिखा इंसान जाता है तो गरीबों को एक प्रेरणा मिलती है। ये मुझे कैसे पता पड़ा? मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत गरीबी से गुजरी हुई है। जब मैं कोई अमीर को देखता था तो मैं उसके हाथों में देखता था कि इसके हाथ में ऐसी कौन सी लकीर है जो मेरे में नहीं है। फिर मुझे समझा हाथ की लकीर काम नहीं करती, काम सिर्फ मेहनत करता है ज़िंदगी में। जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा। जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं सब मेहनत से आई है, कोई चोरी करके नहीं आया है, ना कोई मर्डर करके आया है। जितनी बड़ी हस्तियां, नामी हस्तियां हैं, चाहे टाटा ले लो, चाहे रिलायंस ले लो, चाहे कोई भी बड़ा आदमी ले लो, अब्दुल कलाम ले लो, चाहे मोदी जी ले लो, सब ने घसा है। आपने शायद मोदी का पोछा लगाते हुए फोटो देखा होगा, और रिलायंस पेट्रोल पे काम करता था, ये सुना होगा। देखा तो हम लोग ने नहीं, काफ़ी छोटे हैं हम उनके लिए। बट मेहनत करोगे ऊंचाई पाओगे। दो चीज़ काफ़ी ज़िंदगी में ज़रूरी है, कर्म और विद्या। खाली कर्म करने से भी आदमी आगे नहीं बढ़ता। मालूम पड़ा ज़िंदगी में लकड़ी काट रहे हो तो लकड़हारा ही कहलाओगे। कर्म के साथ विद्या ग्रहण करो। जब भी मैं नादान बच्चों के लिए, और काफ़ी अगर कोई मेरा छोटा बच्चा सुन रहा होगा 10 साल के आजू बाजू, अगर विद्या आपके पास है तो ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज़, चाहे वो पैसा हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो आपके लिए पत्नी हो या आपके लिए पति हो, चाहे कोई ओहदा हो, इवन प्राइम मिनिस्टर भी आप बन सकते हैं। अगर आप मेहनत और विद्या दोनों रखेंगे, आप यहाँ के नहीं अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, ये मेरा दावा है। क्या बात है सर। आपने जब बोला था कि हम साइकिल से जा रहे थे तो आपके हाथ टूट गए उस समय, तो ये हम समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं कि आप किस गरीबी से यहाँ पे आए हो अपनी मेहनत के बल पे। सबसे बड़ी बात कि विद्या जो आपके अंदर है, आपने रैंकिंग में भी अच्छा पोजीशन लाया था मेडिकल में। लेकिन एक चीज़, मेरा एक क्वेश्चन उस समय ही करने वाला था, मेरा छूट गया था, क्योंकि आपको चैलेंज मिला था आपके बड़े भाई की तरफ से कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। क्या आपके बड़े भैया ने आपको 1 करोड़ दिया? मैंने एक दिन पूछा उनसे, मुझे भी थोड़ी लालसा थी, भैया मेरा 1 करोड़। बोले वो 1 करोड़ का जो मैंने वादा किया था उसकी कीमत 1 करोड़ थी। मैं बोला क्या? बोले मैंने तुझे 1 करोड़ देने का वादा किया था बराबर, बट जो मैंने वादे से तेरे अंदर जो ऊर्जा लाई थी उस वादे का कॉस्ट 1 करोड़ है, मतलब उस आइडिया की कीमत 1 करोड़ है, तो अपना हिसाब बराबर हुआ। उस दिन मैंने उसको साष्टांग नमस्कार किया। मैंने बोला अगर किसी के अंदर ऊर्जा भरनी हो तो उसके अंदर एक ऐसी भावना डाल दो कि उसके लिए वो तन मन धन लगा देवे, बाद में मिले ना मिले उसकी बात अलग है, बट उसको राह मिल जाएगी। लेकिन उसको वो राह मिल जाएगी। नहीं, बहुत, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपने बताया कि अलग बात है बड़े भाई ने आपको 1 करोड़ रुपया का, लेकिन ये सबसे कीमती है कि अगर वो 1 करोड़ रुपया की बात आपको नहीं कर, शायद आप नॉर्मल लाइफ में होते। तो ये बहुत ज़रूरत है, एक टारगेट और सामने वाले के अंदर एक क्या चैलेंज, क्योंकि चैलेंज में इंसान कुछ भी कर सकता है और करता भी है, अच्छे मुकाम पे जाता है। तो आपका ये जो सिलसिला रहा, आपका ये जो वे रहा आपके बड़े भाई का, उनको भी हम इस चैनल के माध्यम से सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से, आपके उस छोटे से 1 करोड़ रुपया के, छोटा नहीं 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा है, तो उस चैलेंज देने के कारण आज डॉक्टर ब्रजेश यादव हमारे स्टूडियो इस चैनल में है। मीरा भाईंदर में एक नाम है इनका, ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में, और जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के रूप में जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं चेहरे से अभी यंग है, बहुत ही यंग एनर्जेटिक है। तो कहीं ना कहीं आप इनको देख के एक इंस्पिरेशन लें कि जब ये कर सकते हैं एक छोटे से जगह से साइकिल चलाते हुए, आज इनके पास गाड़ियाँ होंगी जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो इन्होंने मेहनत किया, अपनी विद्या हासिल की और फिर इस मुकाम पे डेडिकेशन के साथ, कड़ी परिश्रम के साथ आए। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ का आप प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा इन्होंने क्या, ये सही है। डॉक्टर ब्रजेश, आपके साथ बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप एक होता है ना कि थ्योरेटिकली जवाब नहीं दे रहे हैं, आप दिल से, क्योंकि आपने बोला भी कि आप दिल से जवाब बड़े ही फ्रैंकली और खुली किताब की तरह आप जवाब दे रहे हो, और दर्शक को भी आपकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। तो अब अंतिम पड़ाव की तरफ मैं चाहूँगा कि आप एक डॉक्टर हो, जिंदा दिल इंसान हो, यंग हो, एनर्जेटिक हो। मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी यंग दर्शक, चाहे ओल्ड एज, किसी भी उम्र के, क्योंकि सीखना जो है वो कभी भी किसी भी उम्र तक, अमिताभ बच्चन जी आज भी बोलते हैं कि मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को 2 शब्द, एक पॉजिटिव संदेश के रूप में।
थैंक यू। पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, उज्जवल भारत टीम को, जो मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और इस हमारी बातचीत हुई। मैं अपने जीवन में भी कुछ लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उसमें एक मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरी सिस्टर्स हैं और मुझे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, दराज सुनावाला, जाली पंछा। बाद में जब मैं भाईंदर में आया, पढ़ने से कुछ नहीं होता, जॉब भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने मदद किया। डॉक्टर द्विवेदी हैं, डॉक्टर अर्पित हैं, सुरेश जी हैं, भरत चौधरी हैं, डॉक्टर निरंजन अग्रवाल सर हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पीछे से सपोर्ट किया है और कहीं ना कहीं अभी भी हैं, और मैं तहे दिल से उनको स्वागत देना चाहता हूँ। तो आगे दिल से उनका मैं नमन करता हूँ। रही बात मैसेज की, तो मैसेज बड़े लोगों के लिए तो मेरा मैसेज छोटा है, बट जो अभी दुनिया में ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें अगर ज़िंदगी में अपने साथ रखो तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता और कोई रोक नहीं सकता। एक है ईमानदारी, दूसरी कड़ी मेहनत। लोग बोलते हैं 8 घंटे का ड्यूटी करता हूँ मैं, थक जाता हूँ। 8 घंटा ये जो है एक चुटकी है। आप 18 घंटा काम करो। सोते समय भी आदमी काम कर सकता है, कैसे? सोच के। आप जब सोने जा रहे हो, नींद नहीं आए तो उसमें सोचो कि मुझे कल क्या करना है। अगर कल की तैयारी आज आप करते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लोग तैयारी करने के लिए आदमी रखते हैं। आज बड़े बड़े लोग हैं जो सुशांत सिंह सुने हैं, जो आज नहीं हमारे बीच, उन्होंने भी अपनी तैयारी करने के लिए एक मैनेजर रखा था। तो ऐसे हर आदमी रखता है एक मैनेजर कि तू मेरी तैयारी कर, मैं सोऊंगा। बट जब तक आपकी मैनेजर रखने की हैसियत नहीं है तब तक आप अपने मैनेजर खुद बनो। उसका टाइम होता है टॉयलेट, जब आप सोने जा रहे हो तब, जब आप खाली बैठ रहे हो तब, आप रिक्शे में बैठे हो तब, आप सोचो कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है। चाहे वो अपने लिए, चाहे इस समाज के लिए, चाहे इस दुनिया के लिए करना है आपको। नाम आपका ही आएगा। चाहे किसी के लिए भी करो, खुद के लिए करो तो भी आपका ही नाम आएगा कि अरे इसने बंगला खरीद लिया। दूसरे के लिए करोगे, अगर इसने कैंप किया गरीब बच्चों के लिए, स्कूल में जाके लेक्चर दोगे, कोई भी काम करोगे, किसी के लिए भी करोगे, आपका नाम ऊपर आएगा। तो हमेशा कार्य करने के लिए प्रेरित रहो, आगे बढ़ो, किसी को पीछे खींचने की कोशिश मत करो। दुनिया अपने आप आगे चलेगी और काफ़ी अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे सब लोग। बहुत अच्छा डॉक्टर ब्रजेश, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे दर्शकों को और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का जो डिस्कशन है डॉक्टर ब्रजेश के साथ, वो आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इंस्पिरेशन देगी और कुछ सीखने को मौका आपको मिलेगा। आज हमारे इस स्टूडियो एडिटर्स टॉक में आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।